आज हम लोग 17th सेंचुरी रेस्टोरेशन क्रिटिसिज्म करेंगे। इससे पहले हमने 17th सेंचुरी की बट प्यूरिटन क्रिटिसिज्म करा था। तो इसमें आपके दो राइटर्स आते हैं, एक आता है जेरेमी कोलियर और दूसरा आता है आपका जॉन ड्राइडन, द फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे हम अभी बिगनिंग करेंगे जॉन ड्राइडन से, बिकॉज ऑब्वियसली उसका क्रिटिसिज्म पहले है, तो हम पहले उसी से यहाँ पे बिगनिंग करेंगे। फर्स्ट इज जॉन ड्राइडन, 1631 to 1701 AD is the lifetime, और जो इनका क्रिटिकल वर्क है that is an essay on dramatic poesy। uh, 1668 that is essay on dramatic poesy। इसमें बेसिकली क्या आइडिया है, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोइट्री। इसके अलावा भी इनके काफी सारे क्रिटिकल वर्क्स हैं, जैसे एसे ऑन हीरोइक कपलेट, एसे ऑन फेबल्स, एसे ऑन सटायर, एसे ऑन पोइट्री, एसे ऑन ड्रामा। ये इस तरीके के इन्होंने काफी सारे छोटे एसेज लिखे हैं, एंड मैक्सिमम ऑफ दीज एसेज आर इंक्लूडेड एज अ प्रीफेस ऑफ हिज ड्रामास। तो जैसे इनका ड्रामा है कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, दैट इज रिटन इन हीरोइक कपलेट। तो उसके अंदर इन्होंने प्रीफेस में ही एसे ऑन हीरोइक कपलेट लिखा है, एसे ऑन हीरोइक पोइट्री लिखा है। इसी तरीके से दूसरे ड्रामास के अंदर इन्होंने एसे ऑन ड्रामा भी लिखा है, एसे ऑन फेबल इन्होंने अपने अलग से ऐसे कंपोजिशन के अंदर लिखा है। तो ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल एसेज हैं जो इन्होंने पर्टिकुलर पोइट्री या फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर या जॉनरास ऑफ लिटरेचर के ऊपर लिखे हैं, कि उनका लिखने का तरीका क्या होता है, बेसिकली सटायर क्या होता है, फेबल क्या होता है, स्टोरी क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, हीरोइक कपलेट क्या होता है। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे अपने क्रिटिकल एसेज लिखे हैं। सिमिलरली साथ में इन्होंने सबसे पहले लिखा अपना एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। ड्रामेटिक पोएजी इज बिकॉज पोइट्री इज बीइंग रिटन बट इन ए ड्रामेटिक फॉर्म। तो जब हम एक ड्रामा को पोइटिक फॉर्म में लिखते हैं, या एक ही बात है कि हम पोइट्री के अंदर ड्रामा लिख रहे हैं, दैट इज व्हाट ड्रामेटिक पोएजी इज, कि एक ऐसी पोइट्री जिसको हम ड्रामेटाइज करके लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, दैट इज ड्रामेटिक पोएजी। उसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश करी है हाउ इंग्लिश स्टेज इज द मोस्ट फेमस वन एंड द ग्लोरियस वन। ये जो 1668 का वर्क इन्होंने कंपोज किया था, दैट इज टोटली विद द पर्पस ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड, बिकॉज 3 consequent years जो माने जाते हैं, the 3 miserable years of England, that is 1665, 1666 and 1667, Great Plague of England, then Great Fire of London and then Dutch attack। इन तीनों years के बाद जब डच को डिफीट किया था इंग्लैंड ने और अपनी पावर फिर से प्रूव की थी, तो उसी वॉर को, उसी डिफीट को जो डचेस की हुई थी और इंग्लैंड की जो विक्ट्री हुई थी, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट इन्होंने इस तरीके से किया था, एनस मिराबिलिस में भी द ईयर ऑफ मिरेकल, कि इंग्लैंड के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है लेकिन द मोनार्क्स, द किंग्स आर सो वेल रूलर that they are such a good ruler that they can come up with any of the difficulty, they can fight with any of the difficulty, they can come up with a solution at any time by seeing the difficulties. They are not meant for defeats, yes. So he has written these work Anna Mirabilis and dramatic poesy in a way to show that English people, English rulers are not meant for any kind of defeats. They are born for victories. They are the powerful one. यहाँ पे इन्होंने इसी चीज को ग्लोरीफाई किया, एंड ही वाज एंटाइटल्ड विद द टाइटल ऑफ पोएट लॉरिएट इन द सेम ईयर। सो अब हम देखते हैं ड्रामेटिक पोएजी के अंदर इन्होंने क्या किया है। ड्रामेटिक पोएजी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इसमें एक सीन दिखाया गया है, इट इज रिटन इन अ ड्रामेटिक वे। इसमें ये दिखाया गया है दैट 4 फ्रेंड्स आर टेकिंग अ राइड इन अ बोट इन रिवर थेम्स। ठीक है, जो लंदन में रिवर थेम्स है उसमें 4 फ्रेंड्स बोटिंग कर रहे हैं, और वो वहां से देखते हैं दैट Dutch army is defeated by the English army and they are returning back to their nation। वो लोग हार चुके हैं और अपने कंट्री में वापस जा रहे हैं। तो ये वो 4 फ्रेंड्स देखते हैं, they started discussing,
they started discussing it with the various genres, with the various discussion of various genres, how England is basically good or powerful, or you can say best, in which field it is best. So these four friends are discussing about their writings, poetry, and drama. So this is how they are glorifying England on the basis of literature. So who are these friends? First, I'm writing their imaginary names, and then I'm going to write the real name of these people and what exactly they have discussed. ये तीन चीजें हैं, तीनों चीजें मैं आपके आगे लिख रही हूँ यहाँ. तो ये जो एग्जैक्टली नेम है इनके, चार कैरेक्टर्स जो इसने डिसाइड करे हैं, दे आर क्राइट, यूजिनस, लिसिडियस. These are the imaginary names of these characters which he has used. Now, what are the real name of these characters? Crites is Robert Howard. Crites is Sir Robert Howard. These are all royal people. Eugenius is Sir Charles Sackville. Lycidius is Sir Charles Sedley, and Neander is John Dryden. Here, Crites talked about ancient or classical writers, you can say poets. Basically, he talked about poets. Charles Sackville about English poets, French drama, and Neander is about English drama. This is what they all have talked about. ये उनके टॉपिक्स हो गए, ये इनके नाम हो गए जो इन्होंने यहाँ बात की है. ये हमें समझना है थोड़ा सा कि इसमें क्या किसने बात की. Now, Crites यहाँ पे ancient and classical writers या poets से start करता है, and he said that these ancient writers are the roots. These ancient writers are the roots of every literature. They are the best. Whatever they have explored all the genres and are proficient in writing all the genres. They are the one who has given the base of writing. They are the one who have created all the genres. So ये classical writers को, classical poets को यहाँ पे अप्रोच करता है, उन्हीं writers को यहाँ पे appreciate करता है. And the whole idea of Crites is that they are the roots and we should give regard to them. इन्हीं को सबसे ज्यादा regard मिलना चाहिए, value मिलना चाहिए, because इन्होंने सारे genres को, इन्होंने एक literature को हमारे सामने लाके रखा है. That is the in a best way. उसके बाद आता है यूजिनस. यूजिनस यहाँ पे इसी के आर्ग्यूमेंट को डिफेंड करते हुए इंग्लिश पोइट्स की बात करता है, और वो ये कहता है दैट ठीक है, दो classical writers and poets has given us the base of literature, they have given us, provided us the genres, the styles of writing, everything is being given by the ancient and classical writers, but it is English poet who has altered it in their own way and have increased the beautification of the poetry. So यूजिनस का जो ये आर्ग्यूमेंट था कि चाहे हमने कंटेंट, चाहे हमने स्टाइल, राइटिंग जेनर्स, फॉर्म्स यहाँ से लिए, लेकिन उनको और ब्यूटीफाई हमारे पोइट्स ने खुद बनाए हैं, उसमें ऑल्ट्रेशंस भी करे हैं, अपने चेंजेस करे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग जो जो चीजें जरूरत थी उन्होंने वहां पे ऐड ऑन करा है, सब्ट्रैक्ट करा है. आज जो जेनरा को हम पढ़ रहे हैं, जो हम एक मॉडिफाइड स्टाइल को पढ़ रहे हैं, वो इंग्लिश स्टाइल है, ना कि क्लासिकल. तो ठीक है, हमने उस स्टाइल से सीखा, हमने इन राइटर्स से, इन पोएट से सीखा, उस स्टाइल को अडॉप्ट किया, लेकिन आज उसी स्टाइल को हम मॉडिफाई करवा के मॉडर्न वे में अपने लिसनर्स को, अपने ऑडियंस को दे रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग द एप्रिसिएशन. हमें उस चीज का एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, और वो सही है, क्योंकि एक बेस एंशिएंट्स ही देते हैं, लेकिन हमने उसको पूरा मॉडर्नाइज्ड कर दिया है. तो ही इज टेकिंग द क्रेडिट फॉर इंग्लिश पोएट्स हियर. ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं लिसिडियस इज द थर्ड स्पीकर, जो यहाँ पे चार्ल्स सेडले, ही इज फेवरिंग इन फ्रेंच ड्रामा. ही सेड कि ये भी क्लासिसिज्म की ही बात करते हैं, कि जो क्लासिकल रूल्स थे, यूनिटीज थी, ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग थी, दे आर द बेस्ट वन. और जो फ्रेंच ड्रामा है, दैट इज द इनोसेंट ड्रामा, innocent stage of the world, because they are the one who
have not altered any single rule. They are following the rules. They have not changed. They have not altered. They have not even condemned the classical rules. उन्होंने किसी को इंसल्ट नहीं करा, कुछ नहीं करा, वो उसी तरीके से उन्हें फॉलो करते आ रहे हैं. कॉमेडीज सेम पैटर्न पे लिखते हैं, ट्रेजेडीज सेम पैटर्न पे लिखते हैं, उन्होंने कोई ऑल्टरेशंस नहीं करे, उन्होंने कोई चेंजेस नहीं करे. और फ्रेंच ड्रामा सबसे इनोसेंट ड्रामा है बिकॉज दे रेस्पेक्ट देयर forefathers, they respect their ancient writers and their rules and tradition. They understand that what exactly the rules means. They understand what exactly the idea of making the rules. क्यों वो rules बनाए गए थे, क्या उसके पीछे आइडिया था, वो सारी चीज़ों का वैल्यू करते हैं. और इसीलिए वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो चीज़ें हमें कही गई वो क्यों कही गई, उसका मतलब क्या था और उसके लिए कैसे काम करना है. तो यहाँ पे इंग्लिश पोएट्स ने बहुत सारे ऑल्टरेशंस करे हैं और लिसिडियस के अकॉर्डिंग जो ये फ्रेंच ड्रामा है, इन्होंने किसी भी तरीके का कोई ऑल्टरेशन नहीं करा है. दे हैव जस्ट took the things as it was asked, as it was given by the classical. तो वो उसी तरीके से लेके उसको लिख रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू लिसिडियस फ्रेंच ड्रामा इज द बेस्ट ड्रामा. ठीक है, अब आते हैं निएंडर. निएंडर का मतलब होता है न्यूमन. ठीक है, ये यहाँ पे जॉन ड्राइडन इज ऑब्वियसली वाज अ पोएट लॉरियट. तो ये यहाँ पे इंग्लिश पोएट्री को ही फेवर करते हैं. एंड ही सेड दैट यू कैन नॉट गो विद द ओल्डर थिंग्स ऑल द टाइम. हर चीज जैसे हमें मिली हो वैसे ही हम नहीं चलाते. हमारे अपने टाइम के हिसाब से हर चीज में चेंज आ चुका है. वी आर नॉट वेयरिंग द ड्रेसेस व्हिच एंशिएंट्स वर वेयरिंग. वी आर नॉट ईटिंग द फूड व्हिच एंशिएंट्स वर ईटिंग. वी आर नॉट बिहेविंग एज एंशिएंट्स वर बिहेविंग. When everything is being changed, then why not literature? Literature should also be modified according to the need and time of people. तो यहाँ पे लोग आज की तारीख में हमारा टाइम कैसा है, हम कितने मॉडर्न हो चुके हैं, हम कहाँ कितने आगे आ चुके हैं, हमारी सोसाइटी का बेस अलग हो चुका है, हमारी डे टू डे लाइफ की स्टोरीज अलग हो चुकी हैं. लिटरेचर इज अ मिरर टू सोसाइटी. तो ऑब्वियसली हम उन्हीं चीजों को जिसके ऊपर क्लासिकल राइटर्स लिखते आ रहे थे, हम उन चीजों के ऊपर अब नहीं लिख सकते. रीजन क्या है, हम उन चीजों पे क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि क्लासिकल राइटर्स लिख रहे थे किंग्स के ऊपर, उनकी डेथ्स के ऊपर, उनकी ट्रेजेडीज के ऊपर, लेकिन हम उन चीजों पे क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज आज की तारीख में किंगशिप है, लेकिन वो टाइम नहीं है जब वो इन्हीं सारी चीजों में व्यस्त रहते थे, इन्हीं सब चीजों को वो लोग करते रहते थे. बेसिकली द लाइफ at that time and today is very different. colonization नहीं था, इस टाइम पे colonization आ गया था, abroad businesses हो रहे थे, इनकी अप्रोच इंडिया तक थी and they were knowing much more than ancient. उन्होंने कहा हमारे पास नॉलेज ज़्यादा है तो उन सारी चीज़ों के बारे में बताना भी हम लिटरेचर के थ्रू ही सही समझते हैं. तो अगर हमारे टाइम के राइटर्स में वो कैपेबिलिटी है कि वो बिना एक डेकोरम को स्पॉइल किए उसमें ऑल्टरेशन बना सकते हैं और उनके व्यूअर्स को वो पसंद आ रहा है, तो वो बेस्ट चीज है. क्यों उन्होंने ये चीज बोला? देखिए, हम कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन होता है किसी चीज का तो उसके कस्टमर के हिसाब से होता है. अगर हम यहाँ पे YouTube पे पढ़ा रहे हैं तो मुझे पता है कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक एक बच्चे को डायरेक्ट अप्रोच करके पढ़ाना बहुत मुश्किल है. तो हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये चीजें डाल रहे हैं सो दैट आप लोग सब इसको देख सके, अप्रोच कर सके, समझ सके, एंड इट विल बी कन्वीनियंट एंड इजियर फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न समथिंग. इसी तरीके से ये जो स्टेज पे ड्रामाज होते हैं, चीजें होती हैं, इनको ड्राइडन ने डिफेंड करा कि दीज ऑल आर सोसाइटीज रिफ्लेक्टेड थ्रू लिटरेचर. हमारे इश्यूज, हमारी लाइफ, हमारी चीजें वैसी नहीं है तो लोग कब तक उन चीजों की बातें करते रहेंगे जो आज प्रेजेंट भी नहीं है. हमें चेंजेस की जरूरत है, हमें अल्टरेशंस की जरूरत है. और हमारे जो राइटर्स हैं, स्पेशली ही टुक द नेम ऑफ शेक्सपियर, मिल्टन वाज कंटेम्पररी. एग्जैक्टली ही हैज टेकन द नेम्स ऑफ शेक्सपियर, यूनिवर्सिटी विट्स, बेन जॉनसन and a few of the Jacobean writers. He has not taken any of the name of Puritan time writer like Caroline Metaphysical. He has not taken any name, but he talked about the Jacobean writer, Elizabethan writers, and he said that they have changed the pattern and they are well changed. Because सबसे important thing ये है कि इनके changes इनके viewers को पसंद आ रहे हैं.
और उसकी वजह से they are getting name, they are getting fame, they are making money, they are living good life, and they are able to present, they are getting the confidence and motivation to do the same thing. तो यहाँ पे Neander is justifying, John Dryden is justifying the ways of writing dramas of the modern writers. वो शेक्सपियर यूनिवर्सिटी पे 16th सेंचुरी राइटर्स को मॉडर्न ड्रामेटिस्ट बोलता है। वो कहता है उन्होंने जो भी ऑल्टरेशन करे, जो भी चेंजेस करे, वो टाइम को देखकर करे, मच नीडेड थे और उन्हें अप्रिशिएट भी किया गया, तो वो कहीं से गलत नहीं है। उल्टा उन्होंने इंग्लिश स्टेज को, इंग्लिश ड्रामा को यहाँ पे क्या बुलाया? मॉडर्न ड्रामा। उन्होंने इसे मॉडर्न ड्रामा बुलाया, इंग्लिश पोइट्री या पोएट्स को मॉडर्न पोएट्स बुलाया, सेम। और उन्होंने कहा कि whatever they are doing is correct because the ultimate goal is to make your customer happy. When the audience, when the readers are happy, when the viewers are happy, then their labor is successful. The only important thing is that the viewers should be happy और वो happy हैं, तो whatever they have done is good. ये था आपका essay on dramatic poesy. Now दूसरा जो आपका राइटर सेम एज का आता है, that is Jeremy Collier. After this we are going to do Jeremy Collier. So till then, enjoy dramatic poesy because it is the most important work of 17th century. In my next video I will definitely come up with Jeremy Collier. Stay tuned. Bye. Take care.